हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आनुवंशिकी का चैप्टर मींस जेनेटिक्स। ठीक है, तो आनुवंशिकी को समझ लेते हैं पहले कि जेनेटिक्स होता क्या है, आनुवंशिकी होता क्या है। ठीक है, तो जो जीव्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या फिर पादप की भी बात करें तो जो जनक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी जब संतानें आती है तो वो उनसे जो कुछ लक्षण है, गुण है, या फिर जो कैरेक्टर्स है वो मिलते जुलते आते हैं। कुछ सिमिलरिटीज होती हैं या फिर कुछ डिससिमिलरिटीज होती है, विभिन्नताएं होती हैं। वो सबका रीजन होती है आनुवंशिकता या फिर विभिन्नता। ठीक है, तो बेसिकली जब पुराने जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये देखा कि जो जनक थे उनसे संतान में कुछ लक्षण जा रहे हैं, मतलब ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो या फिर जो लक्षण है वो उनके जनक से आ रहे हैं संतानों में, तो उन्होंने इनकी खोज की, उनके कारण का पता लगाने की कोशिश की। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे मेंडल, ठीक है, हमारे जो वैज्ञानिक थे मेंडल ने, उन्होंने सफलतापूर्वक बहुत सारे प्रयोग किए इस आनुवंशिकता को समझाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे नियम दिए, लॉज दिए, उसके प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और अलग अलग चीज़ों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया। उसके आधार पर उन्होंने कुछ अवलोकन मतलब ऑब्जर्व किया, फिर उसमें कुछ परिणाम दिए, उसके जो रिजल्ट दिए उससे निष्कर्ष निकाला कि ये इसका रीज़न क्या है या फिर इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें मेंडल ने 1865 में आनुवंशिकता को समझाया था, इसलिए उसे आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लक्षण कहाँ से कैसे आ रहे हैं, उनका कारण की खोज की गई। तो लक्षण अपनी संतानों में कैसे प्रकट हो रहे हैं, जनक से वही लक्षण संतानों में कैसे आ रहे हैं, या फिर जो भिन्नता है वो कैसी आ रही है, उनके कारण की खोज की। और हमारे एक वैज्ञानिक थे विलियम बिटसन ने 1905 ईस्वी में ये कहा, इसको आनुवंशिकी शब्द दिया। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आनुवंशिकी को समझाया, अपने एक्सपेरिमेंट दिए इसको समझाने के लिए, सर्वप्रथम प्रयास किया इसको बतलाने का और एक्सप्लेन करने का। तो उन्होंने सफलतापूर्वक आनुवंशिकी को समझाया, इसलिए उन्हें जनक कहते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। और एक थे जिन्होंने आनुवंशिकी शब्द दिया। तो कभी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों अलग क्वेश्चन आ सकते हैं कि आनुवंशिकी की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो वो थे मेंडल थे। और ये कहा सकता है कि आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो वो थे विलियम बेटसन थे। तो ये था आनुवंशिकी। ठीक है, तो आनुवंशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसको अगर डिफाइन करें कि आनुवंशिकी होता है क्या है, इसे डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो सिमिलरिटी, समानता या फिर विभिन्नता वाले लक्षण या फिर गुण का पता लगाया जा सकता है, उनका अध्ययन किया जाता है, या फिर जो लक्षण है वो मतलब जनक से संतान तक उनके कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उनके लक्षण गुणों के कार्यकी का अध्ययन किया जाता है या फिर उनके कारण का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकी जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गुण और लक्षण माता पिता से संतान तक कैसे आते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, या फिर बोला जाता है कि उसके कारण का समानता या फिर विभिन्नता मतलब सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी कैसी आ रही है उसका पता लगाया जाता है, उसके कारण का खोज किया जाता है। ठीक है, तो ये आनुवंशिकी का परिभाषा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका महत्व देखते हैं, इनका इम्पोर्टेंस देखते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों इसे पढ़ा जाता है, क्यों ऐसे पता लगाया जा सकता है। तो इसका महत्व ये है, इसके पादप प्रजनन और जंतु प्रजनन में बहुत अधिक इसका महत्व है, इम्पोर्टेंस है। क्या किया जाता है, जैसे हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, जब पादप प्रजनन पढ़ते हैं तो हम पादप प्रजनन में ये जानते हैं कि जो पादप है, जो फसल है, उसके आनुवंशिकी के जरिए आनुवंशिकी का यूज करके, उसका उपयोग करके और उसे अधिक उपयोगी बनाना, उसे और अधिक आर्थिक महत्व वाला बनाना, हमारे उपयोगी मूलभूत अपने आवश्यकताओं का हम अपनी पूर्ति कर सके उससे, मतलब कि उसके किस्मों में, पादप और फसलों की किस्मों में सुधार लाना। ठीक है, उसकी उपज को बढ़ाना,
और क्या कर सकते हैं, उसके उत्तम पोषण वाला बनाना, जो कीट विरोधी या फिर जो अधिक प्रतिरोधकता क्षमता हो जिसमें, या फिर जो ठंड, सूखा, बंजर भूमि, ये जब हम जो पढ़ते हैं, जो भी विपदाएं जो फसल को ग्रोथ करने से रोकती है उसका विरोध करना, ठीक है, रोग प्रतिरोधी होना, तो ये सब चेंजेस लाती है अनुवांशिकी। इससे क्या होता है, पादप प्रजनन में ये सब चेंजेस ला के हम अच्छे किस्म वाला इच्छानुसार लक्षण, इच्छानुसार गुण वाला एक पादप की प्रजाति इसके जरिए हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जंतु प्रजनन में भी इसका यूज होता है। आप इच्छानुसार जंतुओं का प्रजनन करा के आप उसको उसी प्रकार का जीव आप अपने हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है जंतु प्रजनन और पादप प्रजनन में, ठीक है। और क्या होता है कि जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, उसमें ये यूजेनिक्स, ठीक है, यूजेनिक में सुजननिकी के का महत्व है इसमें अनुवांशिकी का, ठीक है। जो मतलब कि मानव जाति में विकास के लिए, मानव जाति में सुधार लाने के लिए इसका महत्व होता है अनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का, जिसे यूजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो महत्व होता है वो, अगर जब हम अनुवांशिकी पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो बीमारियां होती हैं, जो कुछ रोग होते हैं, कुछ वो अपने मतलब जनक से संतानों में आ जाते हैं, ठीक है। जनक से मतलब पेरेंट्स से उनके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाते हैं कुछ बीमारियां, कुछ रोग, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको रोकने के लिए, उस बीमारी को रोकने के लिए और कि संतानों में मत जाए, जैसे कि जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिकी बीमारी है, ठीक है, जो उसके जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। वर्ण अंधता, ठीक है, वर्णांधता भी उसकी एक बीमारी है, अनुवांशिकी की जेनेटिक्स रोग है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे रतौंधी हो गया, ठीक है, एनीमिया हो गया, ये सब क्या है, ये जो बीमारियां हैं, ये जो रोग है, वो क्या होते हैं, उनकी जैसे जो जनक को है या फिर पेरेंट्स को है, तो उससे उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारियां स्थानांतरित में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक्स वाले जो डिजीज होते हैं, जो जेनेटिकली जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उनकी संतानों तक, तो इस बीमारी के उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी अनुवांशिकी जेनेटिक्स का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, इसके बहुत सारे महत्व हैं, जैसे कि स्पेशली हम किसी भी गुण को अपने इच्छा अनुसार गुण, लक्षण, किसी जीव में की बात हो चाहे पादप की बात हो, आज उसका हम यूज कर सकते हैं। उसको लाने के लिए जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का यूज कर रहे हैं, ताकि हम इच्छा अनुसार हम उस पादप का विकास कर सके जो हम चाहते हैं, या फिर उस जंतु का विकास कर सके, और स्पेशली हम ये जो रोग जेनेटिकली होता है उसका उपचार कर सके, ट्रीटमेंट कर सके, और मानव जाति में उसका विकास कर सके, सुधार ला सके। तो ये बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमारे पास ये अनुवांशिकी जेनेटिक्स का। तो ऐसे बहुत सारे महत्व हैं, ठीक है। तो परिभाषा से क्लियर ये होता है, जब हमने अनुवांशिकी जेनेटिक्स को समझ लिया कि अनुवांशिकता होती क्या है, ठीक है, मतलब कि जब लक्षण और गुण उनके जनक से संतान में जाते थे, मतलब कि ट्रांसमिट होते थे, तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी की खोज की, मतलब कि पता लगाया कि इसका कारण क्या है। तो मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए, सफलतापूर्वक प्रयोग करके ये बताया, अनुवांशिकी को समझाया, उसके बहुत सारे परिणाम दिए, तथ्य दिए, जिसके बाद उन्हें अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ हेरिडिटी बोलो या फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलो उन्हें, और सबसे पहले शब्द दिया था विलियम बैटसन ने, ठीक है। इतना क्लियर है। परिभाषा से ये समझ आता है कि जो अनुवांशिकी है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समानता या फिर विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, या फिर मतलब कि माता पिता से संतान में आने वाले गुणों, लक्षणों के कारण का पता लगाया जाता है, या फिर मतलब उनके कारण की खोज की जाती है। तो विज्ञान की वह शाखा है अनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ शब्द हैं, उनको हम अभी स्टडी करेंगे कि वो शब्द क्या हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इसके आगे हम देखते हैं इस अनुवांशिकी को, जेनेटिक्स को समझने के लिए
या फिर जो मेंडल ने प्रयोग किए, उनके जो निष्कर्ष है, परिणाम है, उसको समझने के लिए इसके आनुवंशिकी के कुछ तकनीकी शब्द को समझना और उनके परिभाषा को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तभी हम आनुवंशिक जेनेटिक्स को और उसके एक्सपेरिमेंट्स को, प्रयोग को, रिजल्ट को जो मेंडल ने किए उसको, आनुवंशिकी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स या फिर कुछ शब्द हैं या फिर जो परिभाषा है वो बताऊंगी। तो ये है आनुवंशिकी विषयक कुछ तकनीकी शब्द जिसे बोला जाता है, मतलब कि आनुवंशिकी विषयक कुछ तकनीकी शब्द ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिक विषयक कुछ तकनीकी शब्द। तो आनुवंशिक विषयक मतलब कि आनुवंशिकी से रिलेटेड कुछ तकनीकी शब्द हैं जिनको जानना, जिनको परिभाषित करना, जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। तभी हम जो मेंडल के नियम है, जो लॉस है, उनके प्रयोग को अच्छे से समझ सकते हैं और आनुवंशिकी को, जेनेटिक्स को ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो शब्द जो है, जो अब हम पढ़ेंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे और जिसका स्टडी करेंगे, वो ऐसे शब्द हैं जिनका आनुवंशिकी में बहुत ही प्रयोग होता है और जिनको हमको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, उनको समझना पहले जरूरी है, तभी हम आनुवंशिकी को, जेनेटिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आनुवंशिकी विषय कुछ तकनीकी शब्द में। पहला हमारा है गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो गुणसूत्र एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, जीवों में पाए जाने वाला, ठीक है, गुणसूत्र जो होता है एक आनुवंशिक पदार्थ है। किसी का भी ये आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या करता है, एक आनुवंशिकता का वाहक बोलो उसे। ठीक है, कैरियर बोलो उसे। ठीक है, आनुवंशिकता का एक वाहक है, गुणसूत्र है, जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो ये क्या होता है, केंद्रक में यह पाया जाता है। किसमें? जो हमारी कोशिका जो सेल होती है, तो उसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उसमें ये गुणसूत्र क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें, जिसकी संरचना की बात करें, तो धागे के समान इसकी आकृति होती है, इसकी संरचना होती है। क्या होती है? धागे के समान होती है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए इसे, तो ये दिखाई नहीं देती है जब कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर बात करें तो गुणसूत्र नहीं दिखता। जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तभी ये दिखने को मिलता है। ठीक है, जब इंटरफेस होता है, इंटरफेस मतलब कि जब विश्राम अवस्था होता है, विभाजन, सेल डिवीजन अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें जो इंटरफेस होता है, विश्राम की अवस्था होती है, जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, प्रिपेयर होती है, तब ये जो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं वो धागे की समान आकृति के एकदम गुच्छेदार होते हैं। ठीक है, तो कॉइल्ड होते हैं। तो मतलब कि उसको क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्र बेसिकली अगर बात की जा रही है गुणसूत्र की, क्रोमोसोम की, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो क्या होता है? वो है आनुवंशिकी पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ मतलब कि जेनेटिक मटेरियल्स है, जो आनुवंशिकी का कैरियर बोल लो, वाहक बोलो, या फिर जो गुण और लक्षण का वाहक बोलो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। तो आनुवंशिकी का वाहक है गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जो सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देता है। जब ये इसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जब होता है, तब ये दिखाई देता है। और क्या बताया मैंने कि जो गुणसूत्र है वो केंद्रक के अंदर धागे के समान आकृति होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये था गुणसूत्र। अब आगे देखते हैं जीन। जीन की बात करते हैं। ठीक है, जीन की बात करते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? तो हम बात कर रहे हैं कि आनुवंशिकता की। ठीक है, आनुवंशिकी की बात करें, जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स किस आधार पे पढ़ रहे हैं? हम किसी भी जीव की बात करें, पादप की बात करें, किसी की भी बात करें, तो गुण और लक्षणों के आधार पर ही हम आनुवंशिकी को देख रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं कि
ये लक्षण है, ये जो गुण है उसके जनक से संतान में कैसे आ रही है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही है उनके गुण और लक्षण के आधार पर हम अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं ना, या फिर विभिन्नता के आधार पर पढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस के आधार पर पढ़ रहे हैं, वेरिएशन के आधार पर पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो गुण और लक्षण है उसको जो दर्शाता है, ठीक है, किसी भी गुण और लक्षण को जो शो करता है वो होते हैं उनके कारक, ठीक है, उनके कारक होते हैं। इन्हीं कारकों को हम बोलते हैं जीन, ठीक है, जीन बोलते हैं। जो अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई की बात करें या फिर अनुवांशिकी की इकाई होती है जीन होती है। अनुवांशिकी की इकाई होती है जीन, या फिर गुणसूत्र की इकाई बोले, क्रोमोसोम की इकाई बोले। अगर उसके टर्म्स वर्ड भी अगर अदला बदली कर दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुवांशिकी की इकाई ही जीन होती है या फिर क्रोमोसोम की इकाई कौन होती है, जीन होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये गुणों और लक्षणों को कैरी किए रहते हैं, गुणों और लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये कारक होते हैं, जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कारक होते हैं। ये क्या करते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं ना, डीएनए, ठीक है, उसके गांठों में पाए जाते हैं जीन। एक गुणसूत्र क्रोमोसोम में कई जीन पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था जीन हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संकरण। संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखते हैं। तो जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो अगर किसी नर और मादा प्रजनन करते हैं, इन दोनों को जब प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। जब कोई नर और मादा आपस में मिलते हैं, निषेचन करते हैं, प्रजनन करते हैं तो उसे क्या है, लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर दो भिन्न जातियों के या फिर दो भिन्न जातियों, तो भिन्न वंश के उनके जीवों को अगर हम प्रजनन कराया जाता है तो उसे हम बोलते हैं संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो संकरण का यूज करके हम अपने इच्छा अनुसार गुणों और लक्षण की प्राप्ति के लिए अलग अलग दो भिन्न जातियों के, दो भिन्न प्रजातियों के जीवों को लेकर उनका संकरण मतलब लैंगिक प्रजनन कराया जाता है, जिससे क्या बोला जाता है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं संकर। संकर मीन्स हाइब्रिड, ठीक है, संकर मीन्स हाइब्रिड। अब संकरण हमने समझ लिया, हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया, मतलब कि संकरण मीन्स, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स अगर अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बोलो, भिन्न मतलब अलग ही होता है, ठीक है। भिन्न जातियों प्रजातियों में अगर के जीवों में या फिर पादपों में, हाँ, उसको क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन कराते हैं, प्रजनन कराया जाता है, तो उसे हम संकरण बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब संकर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। अब संकरण करा के, हाइब्रिडाइजेशन करा के जो उसकी संतान बनती है, ठीक है, जो उसकी संतान बनती है, जो नए पीढ़ी में जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसे हम बोलते हैं संकर मीन्स हाइब्रिड, ठीक है। हमने संकरण को समझा, हाइब्रिडाइजेशन को समझा, क्लियर हुआ। तो संकर क्या होता है, जब हम संकरण कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, मतलब कि दो भिन्न जाति प्रजाति वंश के जीवों को, पादपों को आपस में लैंगिक प्रजनन करा के प्रजनन कराते हैं, तो उसे संकरण बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो नेक्स्ट पीढ़ी, उसकी नेक्स्ट संतान जो आती है, उसे हम बोलते हैं संकर मीन्स हाइब्रिड। मतलब कि संकरण के पश्चात जो संतानें बनती है वो होता है हमारा संकर मीन्स हाइब्रिड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इकाई लक्षण, यूनिट कैरेक्टर। इकाई लक्षण, इकाई लक्षण क्या होता है, यूनिट कैरेक्टर क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीन होते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको कारक भी बोला जाता है, कारक को जीन कहा जाता है। तो ये जो कारक, जो जीन्स होते हैं, वो किसी भी गुण और लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, उनके कंटेन करते हैं, प्रदर्शित शो करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये युग्म में पाए जाते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं ना। किसी भी लक्षण गुणों को प्रदर्शित करने के जो कारक होते हैं वो हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। तो इन जो ये जोड़ होते हैं, चाहे वो विपरीत गुण, मतलब एक ही लक्षण के विपरीत और समान जो उसके कारक होते हैं, उनके जोड़ों को हम बोलते हैं इकाई लक्षण, ठीक है। क्या बोलते हैं, इकाई लक्षण या फिर यूनिट कैरेक्टर।
क्लियर है इकाई लक्षण यूनिट कैरेक्टर क्या होता है? जैसे बताया कि किसी भी गुण और लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए उसके जो कारक होते हैं, कारक में जीन्स होते हैं, तो ये जीन्स क्या होते हैं? हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। तो जोड़ों में पाए जाते हैं मतलब कि उसकी विपरीत हो जाए, एक ही लक्षण को विपरीत या फिर समान जो भी उसके पर्यायी रूप होते हैं उसके जोड़ों को बोलते हैं इकाई लक्षण या फिर यूनिट कैरेक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एलील या फिर एलिलोमार्फ या फिर युग्म विकल्पी। एलील या एलिलोमार्फ या फिर युग्म विकल्पी। ठीक है, तो एलील या एलिलोमार्फ या फिर युग्म विकल्पी क्या होता है? तो इसका जो एलील है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग, सबसे पहले इसका प्रयोग बैटसन और साटसन ने किया था। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि एलील का प्रयोग, एलील शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो बैटसन और साटसन। इसको आपको एमसीक्यू के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकता है कि क्योंकि जो ये वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि अनुवांशिकी जो है एलील का शब्द सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया, तो बैटसन और साटसन ने सबसे पहले एलील शब्द का प्रयोग किया था, एलील शब्द दिया था। अब देखते हैं कि एलील और एलिलोमार्फ या फिर युग्म विकल्पी क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, जिसे इकाई लक्षण बोला जा रहा है। तो यही जो पर्यायी रूप होते हैं, एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए मतलब कि पर्यायी रूप होते हैं, उसे हम बोलते हैं एलील। जैसे कि हम अगर मेंडल के, अगर आपने उसके प्रयोग पढ़े होंगे, प्रयोग देखे होंगे, तो उसमें हम मटर के पौधों की बात करें तो मटर के पौधों में बहुत सारे विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि उनका एक लक्षण, एक कैरेक्टर को उठाकर हम देखते हैं, जैसे कि उसके पौधे का लंबाई की बात करें। ठीक है, पौधे की साइज की बात करें तो लंबापन और बौनापन। ठीक है, लंबापन और उसका बौनापन एक ही लक्षण है, उसकी लंबाई की बात हो रही है, मटर के पौधे की लंबाई की बात हो रही है, जिसमें उसका एक ही लक्षण है, उसका या तो लंबा होना या फिर उसका बौनापन। तो ये एक ही लक्षण के पर्यायी रूप को ही जो कारक जो जोड़े होते हैं, कारक के जो जोड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं एलील। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? एलील कहा जाता है। तो ये क्या होता है, अगर ये जो एलील होते हैं, जैसे लंबेपन के लिए हम उसके जो कारक है उसको कैपिटल टी से, क्योंकि कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और जो बौनेपन का जो रहता है उसको स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, तो टी जब रहेगा, ठीक है, तो ये एक युग्म विकल्पी हो गया और स्मॉल टी हो गया, एक युग्म विकल्पी हो गया। तो एक दूसरे के एलील होते हैं, क्या होते हैं? एक ही लक्षण जो पर्यायी रूप होते हैं, एक ही लक्षण के जो पर्यायी रूप होते हैं वो एक दूसरे के एलील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एलील होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि लंबेपन के लिए टी होता है कारक जो शो करते हैं, तो टी उसका क्या है? टी कैपिटल टी उसका जोड़ा कारक का जोड़ा है, जो जीन है जो उसको शो कर रहा है। बौनेपन के लिए स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी बौनेपन का एलील हो जाएगा एक दूसरे के लिए। तो ये कारक के जोड़े हैं, तो यही इसके युग्म विकल्पी होते हैं। अगर इसको इन दोनों का संकरण कराते हैं, ठीक है, लंबेपन वाले जो पौधे होते हैं मटर के और बौनेपन वाले जो पौधे होते हैं, इन दोनों का जब संकरण हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में टी ऐसे युग्म विकल्पी वाले वो बनते हैं, पौधे बनते हैं, संतानें बनती। तो इसे ही युग्म विकल्पी कहा जाता है, या फिर एलीलो माफ करें, या फिर एलील कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा शुद्ध बीज। अब देखते हैं शुद्ध बीज क्या होता है। ठीक है, शुद्ध बीज की बात करते हैं। ठीक है, प्योर सीड्स की बात करते हैं कि शुद्ध बीज आखिर होता क्या है। तो शुद्ध बीज जो है मतलब प्योर सीड, जब
पौधे क्या करते हैं, जो पादप में मतलब कि स्वपरागण द्वारा अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हैं, मतलब कि शुद्ध आनुवंशिकी होता है, उसमें शुद्ध जो गुण है, लक्षण है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। और जो पौधे जो बनते हैं, जो जीव की भी बात कर ले तो जो पौधे बनते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने पूरे जनक के समान ही होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, जनक के समान ही होते हैं। जो संतानें बनती हैं वो जनक के समान होती है। तो मतलब जब उसमें प्रजनन द्वारा, स्वपरागण द्वारा जो नेक्स्ट संतानें आ रही है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है, उसमें जो उनके गुण और लक्षण है हूबहू अपने संतानों से मेल जोल, अपने जनक से मिलते जुलते उनके समान होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऐसे पौधों को शुद्ध पौधे। ठीक है, शुद्ध पौधे बोलेंगे और उनके बीज को बोलेंगे शुद्ध बीज। और इस प्रकार जो उनके गुण और लक्षण जो वंशागत होंगे उसको शुद्ध वंशागत बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के जो जीव बनते हैं या फिर पौधे, तो वो क्या होते हैं, समयुग्मजी होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। ठीक है, शुद्ध बीज प्योर सीड्स क्लियर है। शुद्ध बीज मतलब कि स्वपरागण द्वारा जो संतानें बन रही हैं, स्वपरागण की क्रिया से जो संतानें बन रही हैं, उसमें जो लक्षण है, जो गुण है, वो हूबहू या फिर जो अपने जनक के समान होते हैं, तो उन्हें शुद्ध पौधे, उनके बीजों को शुद्ध बीज, और जो इस प्रकार का जो वंशागत होता है उसे शुद्ध वंशागत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस से, इस क्रिया से जो बनते हैं वो होमोजाइगस होते हैं। ठीक है, समयुग्मजी बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रभावी व अप्रभावी। प्रभावी मीन्स डोमिनेंट व अप्रभावी रिसेसिव। तो ये जो शब्द है, तकनीकी शब्द है, इसका आनुवंशिकी में बहुत बार प्रयोग हुआ है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे आनुवंशिकी विषयक कुछ तकनीकी शब्द का इसे टैग दिया हुआ है कि आनुवंशिकी विषय से, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो तकनीकी शब्द है जिसका हम ज्यादातर सामान्य तौर से इस शब्द को प्रयोग करेंगे, तो उसको हमको पहले समझना पहले जरूरी है, उसको परिभाषित करना जरूरी है, तभी हम आनुवंशिकी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रभावी व अप्रभावी। तो सर्वप्रथम मेंडल ने जब अपने नियम दिए थे, उन्होंने मेंडल्स लॉ दिए थे, हेरिडिटी आनुवंशिकता को समझाने के लिए वंशागत का नियम दिया था, तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर ये सब नियम दिए थे। ठीक है, अपने प्रयोग के आधार पर नियम दिए थे, तो उन्होंने ये प्रभावी और अप्रभावी शब्द का प्रयोग किया था, मीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव जो वर्ड है, जो शब्द है, उनका प्रयोग किया था। तो क्या है, जब हमने संकरण पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, क्या होता है, तो जब दो भिन्न जातियों प्रजातियों के जीवों को या फिर पादपों को जब हम प्रजनन कराते हैं, तो वो जब संकरण से, मतलब उसका प्रजनन कराने में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी आती है, मतलब F1 पीढ़ी आती है, तो F1 पीढ़ी की जो संतानें होती हैं वो क्या होती हैं, विषम युग्मजी होती है, हेट्रोजाइगस होती है। ठीक है, विषम युग्मजी होती है। तो इस F1 पीढ़ी में जो संतानें बनती हैं, तो उसका क्या होता है, तो भिन्न जातियों में जो गुण, जो लक्षण दूसरे प्रभावी होता है मतलब कि दूसरे गुण को दबा दे रहा है, उस पे हावी हो जा रहा है, तो वो होता है प्रभावी इज डोमिनेंट। और जो दूसरे गुण से, दूसरे लक्षण से दब जा रहा है, तो वो क्या होता है, अपना खुद को शो नहीं कर पा रहा है, वो होता है अप्रभावी मीन्स रिसेसिव। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में ये सबको समझाया था कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। मतलब संकरण, हाइब्रिडाइजेशन होने से जो F1 पीढ़ी आती है, F1 पीढ़ी की बात हो रही है यहाँ पे, F1 पीढ़ी में जो संतानें होती हैं, वो संतानें क्या होती है, विषम युग्मजी मतलब हेट्रोजाइगस होती है। ये क्लियर है। उसके बाद बात होती है कि जो हाइब्रिड इसमें प्राप्त होता है, F1 पीढ़ी में जो संतानें जो हाइब्रिड है, वो क्या होती है, उसमें से अगर दो विपरीत गुणों को लेके हुआ था ना, मतलब कि एक ही गुण के दो पर्यायी रूप रहते हैं, तो इसमें जो दो विपरीत जो रहते हैं, उसमें से एक क्या होता है, एक प्रभावी होता है, प्रभावी डोमिनेंट होता है, मतलब कि जो दूसरे लक्षण दूसरे गुण को दबा दे रहा है। ठीक है, दूसरे लक्षण दूसरे गुण को दबा दे रहा है, उस पर हावी हो जा रहा है, खुद निखर के आ रहा है, खुद शो हो रहा है। और दूसरा मतलब कि जो खुद दब जा रहा है, दूसरा उस पर हावी हो जा रहा है, वो क्या है, अप्रभावी में रिसेसिव है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल ले तो मटर के पौधों की ही बात कर लेते हैं।
तो मटर के पौधों की अगर बात कर रहे हैं तो फिर से वही रख लेते हैं, एक वही लक्षण की लंबेपन और बौनेपन का। तो जो लंबापन होता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है। जो F1 पीढ़ी में अच्छे से जो हाइब्रिड प्राप्त होता है, F1 पीढ़ी में सब लंबेपन वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो जो वो क्या कहते हैं, लंबापन बौनेपन के जो गुण है उसको दबा देता है, उस पर हावी हो जाता है। तो लंबापन प्रभावी है, डोमिनेंट है, और अप्रभावी उसका बौनापन है। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। ठीक है, आगे और देखते हैं शब्द इसमें अनुवांशिकी विषयक कुछ तकनीकी शब्द में। इसके आगे हम और शब्द परिभाषा को कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। ठीक है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस देखते हैं। तो जैसे कि हम जीन की बात पर कर रहे थे, कारक की बात कर रहे थे, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही लक्षण को, मतलब कि समान लक्षणों को जब शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है उनके कारक को, तो वो क्या होते हैं, समयुग्मजी होंगे। ठीक है, या फिर जो डिफरेंट युग्म विकल्पी को भिन्न युग्म विकल्पी को अगर कारक दिखाते हैं तो वो विषम युग्मजी मींस हेटेरोजाइगस होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एक उदाहरण लेके समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फिर उस मटर के पौधे की बात करते हैं, जिसमें जो मटर का पौधा था उसका लंबापन है और एक उसका क्या है, बौनापन है। ठीक है, तो लंबेपन को हमने क्या शो किया था, लंबेपन के जोड़ों को हमने कैपिटल टी से डिनोट किया था, कैपिटल टी से। तो जो लंबापन है वो हमेशा जोड़ों में पाया जाता है, जो उसका कारक रहेगा वो हमेशा जोड़ों में पाया जाता है, इसलिए उसे कैपिटल टी से हमने डिनोट किया। अब उसका जो बौनापन है उसको स्मॉल टी से हम उसके कारक को शो करते हैं, तो उसका कारक उसका जोड़ों में पाया जाता है, तो स्मॉल टी से हमने उसे शो किया। ठीक है, तो ये जो लक्षण है, जो ये कारक जो हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं समान वाले, उसको हम बोलते हैं समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम इसका संकरण कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो क्या होता है, इसमें इसके जो युग्म विकल्पी बनते हैं अलग अलग, जो लंबेपन का इसमें क्या दिख रहा है, कैपिटल टी दिख रहा है, और बौनेपन का क्या दिख रहा है, स्मॉल टी दिख रहा है। तो ये दोनों जो युग्म विकल्पी बनते हैं, ऐसे कारक के जो जोड़े बनते हैं उसको हम विषम युग्मजी मींस हेटेरोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, तो समयुग्मजी मतलब कि इसमें समान एक जैसे एलील होते हैं। ठीक है, युग्म विकल्पी जो इसको बनते हैं, जो कारक के जोड़े बनते हैं, एक समान होते हैं, इसमें विषमयुग्मजी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो जनक से जो युग्मनज जो जायगोट बनता है वो एक ही समान होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो ये समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, इसको तो हमने समझा ही, साथ में इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रतीप संकर या फिर बैक क्रॉस कहा जाता है इसे। बैक क्रॉस की बात हो रही है, तो प्रतीप संघ का बैक क्रॉस वो होता है जिसमें किसी संतान को उसके एक किसी जनक के साथ बैक क्रॉस कराया जाता है, तो वो होता है प्रतीप संकर या फिर बैक क्रॉस। ठीक है, जब जिसमें जैसे F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी में जो संतानें होती हैं, F1 पीढ़ी में जो हमें संतानें मिलती है, उसका अगर हम संकरण बैक क्रॉस कराया जाता है उसके किसी जनक के साथ, तो वो होता है प्रतीप संकर या फिर बैक क्रॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है उसमें 50% जो उसकी संतानें बनती है वो शुद्ध वंशी होते हैं 50%, और 50% जो बैक क्रॉस से जो संतानें होती है वो संकरित होती है, संकर वाले होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक ठुक मैं
इसका एक मैं एक प्रयोग आपको बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि फिर से वो मटर के पौधे के एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो जो लंबेपन वाला था उसको हम क्या डिनोट किए थे, कैपिटल टी डिनोट किए थे, और जो बौनापन था उसको क्या किए थे, स्मॉल टी। तो ये दोनों कारक के जोड़े थे, तो इसमें संकरण हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो इससे जो हाइब्रिड बना वो क्या है, विषम युग्मजीव है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है। अब क्या हो रहा है, अब बैक क्रॉस कराने बोल रहे हैं। बैक क्रॉस क्या मतलब कि जो F1 जनरेशन में जो हमें हाइब्रिड प्राप्त हुआ, जो संतानें बनी हैं, उसका हमें बैक क्रॉस कराना है किसी भी जनक के साथ। अगर हम इस जनक की बात करें टीटी से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार की संतानें बनेंगी, मतलब कि 50% शुद्ध वंशी और 50% संकरित, ठीक है। अगर हम ये जो है ये इसकी संतान F1 पीढ़ी की जो संतान है उसको इस जनक से हम बैक क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलेगा 50% संकरित और 50% शुद्धवंशी। तो ये होता है प्रतिप संकर मींस बैक क्रॉस, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं परीक्षार्थ क्रॉस, जिसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, जिसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो जब जो रिसेसिव जो अप्रभावी जो लक्षण वाले जो होते हैं संतानें, अप्रभावी जो होते हैं, उनका अगर हम रिसेसिव को उनके जनक के साथ जब बैक क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस या फिर परीक्षार्थ संकर, ठीक है। इसमें जो समयुग्मजी अनुवांशिकी वाले और विषम युग्मजी अनुवांशिकी वालों का पता लगाया जा सकता है टेस्ट क्रॉस में परीक्षार्थ संकरण के द्वारा, ठीक है। मतलब कि इसमें अप्रभावी वालों का क्या हो रहा है, रिसेसिव संकरण हो रहा है। अप्रभावी जनक के साथ जब बैक क्रॉस कराया जा रहा है तो वो होता है टेस्ट क्रॉस या फिर परीक्षार्थ संकरण, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं जाइगोट। जाइगोट या फिर युग्मनज, ठीक है। जाइगोट या फिर युग्मनज मीन्स जब कुछ प्रजनन के बाद, ठीक है, प्रजनन मीन्स जब किसी को लैंगिक प्रजनन कराया जाता है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है, जो बीजांड बनता है, उसे हम बोलते हैं युग्मनज या फिर जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। जाइगोट या फिर युग्मनज, ठीक है। अगर प्रजनन के बाद जो हमें मिलता है वो होता है जाइगोट या फिर युग्मनज, ठीक है। अब देखते हैं गैमीट। गैमीट जो निषेचन जो करते हैं, जैसे नर युग्मक हो, ठीक है, तो मादा युग्मक हो, जो गैमेट होते हैं वो दोनों मिलकर ही युग्मनज जाइगोट बनाते हैं, बीजांड बनाते हैं। मतलब कि जो निषेचन के बाद प्रजनन के बाद जो बीजांड मिलता है, जो अंडाणु मिलता है, उसको तो हम जाइगोट युग्मनज कहा जा रहा है। तो गैमेट किसे कहा जा रहा है, गैमेट क्या होते हैं, नर युग्मक, नरों में जो युग्मक होता है उसे नर गैमेट बोलते हैं, और जो मादा में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मादा के गैमेट बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके प्रजनन करके जो बनाते हैं, जो बीजांड, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट या फिर युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये थे अनुवांशिकी विषय से रिलेटेड, ठीक है, अनुवांशिकी विषय से रिलेटेड कुछ तकनीकी शब्द हैं, ठीक है, जो हम अनुवांशिकी को समझने के लिए या फिर उसके मेंडल के प्रयोग और उसके जो लॉस है, मतलब कि उसके नियम है, उसको समझने के लिए ये सब जो अनुवांशिकी से रिलेटेड कुछ तकनीकी शब्द है उनको समझना जरूरी है, तभी हम इस अनुवांशिकी को, जेनेटिक्स को समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन क्या होता है, संकरण क्या होता है, संकर क्या है, इकाई लक्षण किसे कहा जाता है, एलील या एलिलोमार्फ या फिर युग्मविकल्पी क्या होता है,
शुद्ध बीज किसे बोलते हैं? प्रभावी और अप्रभावी किसे कहा जाता है? समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या है? प्रतीप, संकर, बैक क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस क्या है? जाइगोट या फिर युग्मनज किसे कह रहे हैं? गैमेट किसे कहा जाता है? ठीक है, तो एक इसमें एक और हो जाएगा संकर बीज। ठीक है, जो हमने शुद्ध बीज पढ़ा है ना, तो ऐसे ही संकर बीज होता है। ठीक है, शुद्ध बीज में मैंने बताया था कि जो स्वपरागण करने के बाद जो बनते हैं वो क्या होते हैं? समयुग्मजी होते हैं। समयुग्मजी होते हैं मतलब कि उसमें वो माता पिता के समान ही होते हैं, उसमें जो लक्षण गुण होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। उसे शुद्ध पौधा, शुद्ध बीजीय बीज जो वंशागत होता है उसे शुद्ध वंशागत कहा जाता है। अब संकर बीज में क्या होता है? संकरण कराने से दो भिन्न जाति प्रजातियों के में प्रजनन, लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बाद जो संतानें बनती है उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, संकर बोलते हैं। तो ऐसी ही इस प्रकार की जो संतानें पैदा होती है उसे हम संकर पौधे बोलेंगे। ठीक है, उसके बीज को हम बोलेंगे संकर बीज या फिर हाइब्रिड सीड्स बोलेंगे, और इस प्रकार के जो वंशागत को बोलेंगे हाइब्रिड या फिर जो शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, संकर वंशानुगत होगा। ठीक है, संकर वंशागत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पौधों के जो बीज होंगे वो क्या होंगे? संकर बीज होंगे। और इस प्रकार के जो कैसे बनेंगे? इसके युग्मज, इसकी विषम युग्मजी होंगे। ठीक है, संकरण से जो संकर हाइब्रिड होगा वो क्या होगा? विषम युग्मजी होगा, हेट्रोजाइगस होगा। तो संकर बीज का भी यहाँ पे परिभाषा, डेफिनेशन क्लियर है, ये भी हमें समझ आ गया। तो हमने देखा है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का परिभाषा देखा, आनुवंशिकी क्या होता है, उसके महत्व की बात की कि महत्व, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने आनुवंशिकी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आनुवंशिकी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी शब्द हैं, क्योंकि उससे हम पहले समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तभी हम आनुवंशिकी का जो चैप्टर है वो क्लियर कर पाएंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आनुवंशिकी विषय से रिलेटेड कुछ तकनीकी शब्द थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसको भी हमने समझ लिया, देख लिया कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।